हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रियंका और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपको मिलते हैं 6th से 12th क्लास तक के सभी विषयों के हाई क्वालिटी कंटेंट। इसके साथ ही मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम आपको प्रोवाइड कराता है ना सिर्फ सीबीएसई बोर्ड बल्कि अदर स्टेट बोर्ड्स के भी फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कोर्स। ये सभी कोर्स आपको मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट या सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं होती है। इसके साथ ही अगर आप हमसे ई बुक्स और ई नोट्स भी लेना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस जानकारी के बाद चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। बच्चों, हम अपनी क्लास 7th की विज्ञान जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं। हमने पार्ट 1 के कुछ टॉपिक भी लास्ट क्लास में पढ़ लिए थे। आज हम पार्ट 1 के ही दूसरे टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण पर। चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण जो है ये पादपों में खाद्य संश्लेषण का एक प्रक्रम होता है। ये क्या होता है, ये पादपों में यानी कि पौधों में खाद्य संश्लेषण का एक प्रक्रम है। फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स में या पौधे में बात करें, जो खाना बनाने की एक प्रोसेस होती है वही क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। यहाँ पे जो संश्लेषण शब्द आपको दिख रहा है, ये जो संश्लेषण शब्द आपको दिख रहा है, ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है निर्माण। एक सेकेंड, इसका मतलब होगा निर्माण करना। मैं यहाँ लिख देती हूँ, यह है संश्लेषण का अर्थ। तो अगर मैं कभी भी संश्लेषण वर्ड बोलूं तो उसका मतलब समझ जाना, मैं किसी चीज के बनने, किसी चीज के निर्माण होने की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो हम पहला पॉइंट देखते हैं जो कि है पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। पत्तियां जो होती हैं वो क्या होती हैं, पत्तियों को पादप मतलब कि पौधे की, हमारा जो पेड़ है, छोटा सा पौधा है, कुछ भी है, तो जो पत्तियां होती हैं वो उसकी खाद्य फैक्ट्री होती है। अब अगर मैं बात करूं कि फैक्ट्री क्या होती है ना, फैक्ट्री तो देखो बहुत बार सुना होगा आप सबने। फैक्ट्री होती क्या है, फैक्ट्री जो होती है, अच्छा चलिए मैं बात करती हूँ कि मेरे घर के पास एक चॉकलेट की फैक्ट्री है। अब इस बात से आपको क्या समझ आया कि मेरे घर के पास अगर चॉकलेट की फैक्ट्री है, ये मत बोलना मैम बहुत सारी लाके दे देना हमको, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं ये कहना चाहती हूँ और मैं ये बताना चाहती हूँ कि चॉकलेट की फैक्ट्री में क्या बनता है। ऑब्वियस सी बात है, चॉकलेट की फैक्ट्री है तो मैम चॉकलेट बनती होगी। अगर मैं बोलूँ चिप्स की फैक्ट्री है तो चिप्स बनते होंगे। तो यहाँ पे जो पत्तियां हैं ये फैक्ट्री का काम करती है, लेकिन किस चीज की, ये खाद्य पदार्थ की फैक्ट्री की का काम करती हैं। यहाँ पर उस पौधे का, उस पेड़ का खाना पकाया जाता है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि पत्तियां जो होती हैं वो पौधों का किचन होती हैं, यहाँ पर ही इनका खाना पकाया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पहले मैं ये सब क्लियर कर देती हूँ। अब अगर मैं बात करूं आगे, तो मिट्टी में उपस्थित सभी पोषक तत्वों जैसे कि जल एवं खनिज को तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। अब जो है मिट्टी में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, ये तो हमें पता है। पोषक तत्व जब हमने पढ़ा था तभी हमने जान लिया था कि मिट्टी में भी कई पोषक तत्व होते हैं। तो इन पोषक तत्वों को तने के माध्यम से कहाँ पहुंचाया जाता है, पत्ती तक पहुंचाया जाता है। अब देखिए, अगर मैं किसी प्लांट की बात करूं, किसी पौधे की बात करती हूँ, एक पेड़ ले लेती हूँ। ये पेड़ जो है नीचे क्या करता है, मिट्टी से ये पोषक तत्व लेता है। इसकी जो जड़ें होती हैं ये मिट्टी के पोषक तत्वों को क्या करती है, इस तने के माध्यम से। ये वाला भाग क्या कहलाता है, ये वाला भाग हमारा तना कहलाता है। तो ये तने के माध्यम से कहाँ लेके जाती हैं, ऊपर लेके जाते हैं। अच्छे से बना देती हूँ। ये है हमारा पेड़, ये नीचे है मिट्टी और मिट्टी के नीचे है जड़ें। अब अगर मैं बात करूं कि इसमें क्या होती हैं, इसमें होती हैं बहुत सारी पत्तियां, जो कि क्या होती हैं,
ये सारी पत्तियां जो हैं इस पेड़ का किचन है, इस पेड़ की खाद्य फैक्ट्री है। अब जब किचन है तो किचन में हम क्या करते हैं, हम सारा सामान लाकर रखते हैं। खाना बनाने से पहले तो पूरा सामान रखते हैं कि चावल भी हो, दाल भी हो, है ना, अगर सब्जियां बना रहे तो सब्जियां होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी हम पहले सारी सामग्री भेजेंगे। तो जब ये पोषक तत्वों का उपयोग करके खाना बनाएंगी तो पोषक तत्व कहाँ होने चाहिए, पत्तियों के पास होने चाहिए। तो फिर क्या होता है कि जो मिट्टी के पोषक तत्व होते हैं, ये जो तना होता है, ये क्या करता है, वो सभी पोषक तत्वों को किनके पास तक ले जाता है, पत्ती के पास ले जाने का काम करता है। अब आपको समझ आया होगा कि नीचे मिट्टी के पोषक तत्व थे, ये किसके माध्यम से, तने के माध्यम से। ये वाला भाग जो होता है ये क्या कहलाता है, इसको हम तना कहते हैं, ठीक है। और नीचे क्या हो गई, नीचे हमारी जड़ें हो गई। ये सब तो आपने पहले ही पढ़ लिया होगा। यहाँ पे पत्तियां हैं, तो ये तने के माध्यम से कहाँ जाती हैं, पत्तियों तक जाती हैं। समझ आया, समझ आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि पत्ती की सतह पर बहुत छोटे बिंदु होते हैं जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड पौधों में प्रवेश करती है। अब अगर मैं बात कर लूं पत्ती की भाई, तो हमारी जो पत्ती है इस पे बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, बिंदु दिखते हैं। और ये जो बिंदु होते हैं इनसे क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे चारों तरफ के वातावरण में होती है, इसको क्या किया जाता है, इन्हीं बिंदुओं के द्वारा इसको पौधे में प्रवेश कराया जाता है। ये भी एक तरह की सामग्री का काम करती है। तो इन बिंदुओं के द्वारा क्या करते हैं, इन बिंदुओं के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि इन छिद्रों को क्या कहते हैं, इन छिद्रों को रंध्र कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चित्र दिख रहा है आपको, उसमें मैं बहुत अच्छे से आपको समझाती हूँ। इस पत्ती को हटा देते हैं हम, क्योंकि अब हम बात करेंगे इस पत्ती की। यहाँ पे देखिए ये पत्ती दिखाई दे रही है आपको, एक पत्ती है। अभी ना तो इसमें हमें बिंदु दिख रहे हैं, ना ही हमें इसे रंध्र दिख रहे हैं। अब जब इसको हमने जूम किया, बहुत ज्यादा पास से देखा, या ये कहें कि हमने इसे माइक्रोस्कोप से देखा, तो जब हम इसे बहुत ज्यादा जूम करके देखते हैं तो हमको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे क्या है, रंध्री द्वार दिख रहा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रंध्री द्वार। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे दिख रहा है द्वार कोशिकाएं, इसका क्या मतलब है। तो बच्चों देखो यहाँ पे ये जो बीच का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसमें जो ये बीच है ये रंध्री द्वार है, मतलब कि रंध्र का गेट है, द्वार है। और यहाँ पे ये जो लिखा है द्वार कोशिकाएं, तो ये देखिए आपको दो ऐसी पेयर में दिख रही हैं, दो जोड़े में। ये दोनों जो होती हैं ये क्या हैं, ये द्वार कोशिकाएं हैं, ठीक है, ये आपकी कोशिकाएं हैं। इन द्वार कोशिकाओं के अंदर जो है यहाँ पे रंध्र होता है। तो ये जो द्वार कोशिकाएं होती हैं ये क्या करती हैं, खुलती बंद होती रहती हैं, खुलती बंद होती रहती हैं। क्यों, क्योंकि जो रंध्र होता है वो भी सांस लेता है छोड़ता है, लेता है छोड़ता है। तो जब रंध्र में सांस लेना छोड़ना होता है तो ये जो बंद होना, खुलना, बंद होना, ये जो एक प्रक्रिया होती है, उसको नियंत्रित कौन करती हैं, उसको नियंत्रित यही द्वार कोशिकाएं करती हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसमें अभी हम यहीं तक जानते हैं कि रंध्र क्या है और ये द्वार कोशिकाएं क्या है। पहले इसके आगे हम देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। तो अच्छा बच्चों, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैक्सिमम पेड़ों की, ज्यादा से ज्यादा पेड़ जो होते हैं उनकी पत्तियां कौन से कलर की दिखती हैं, उनकी पत्तियों का कलर हरा ही दिखता है, क्योंकि पौधे में एक हरा वर्णक होता है, ठीक है। और उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्लोरोफिल। अब और आगे देखिए, हरे पौधे जो होते हैं वो सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रकाश संश्लेषण की एक डेफिनेशन है। अगर ये सिर्फ आपसे प्रश्न में ये पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो हम इसका उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण जो है वो एक प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, हरे पौधे जो होते हैं,
हरे पौधों में क्या है? क्लोरोफिल। तो जब क्लोरोफिल उपस्थित होता है हरे पौधों में, तो वो सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल को लेकर क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। और जो ये भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है, ये जो पूरा प्रक्रम चलता है, यही क्या कहलाता है? यही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ठीक है, सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। अब अगर मैं बात करूं सूर्य के प्रकाश की, तो सूर्य का प्रकाश जो है, अगर देखें तो सभी जीवों के लिए, ना सिर्फ पौधों के लिए बल्कि हम सभी प्राणियों के लिए भी ऊर्जा का अगर सबसे बड़ा स्रोत बोले तो वो सूर्य ही है। तो सूर्य जो है उससे किसे, इस पौधे को ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, और ये जो प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है ना, इसमें कौन सी गैस का उत्सर्जन होता है? इसमें ऑक्सीजन गैस निष्कासित होती है, बाहर निकलती है, उत्सर्जित होती है, जिसका उपयोग कौन करते हैं? जिसका उपयोग हम प्राणी लोग करते हैं, जीव जंतु इंसान, हम सब प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, क्लोरोफिल जो है उसको मैं इस चित्र में अब बताती हूँ। हमने इसको आधा ही देखा था, है ना? अभी क्या किया था हमने? आधा ही देखा था इस डायग्राम को। अब मैं पूरा आपको समझाती हूँ। यहां पे देखिए, अब ये वाले को देखिए, यहां तक हमने समझ लिया था कि द्वार कोशिकाएं क्या है, रंध्र क्या है। अब ये जो द्वार कोशिकाओं की मैं बात कर रही थी, ये जो यहाँ पे ऐसी बनी हुई थी, जो एक गेट का काम करती हैं, यहाँ पे देखिए बहुत छोटे छोटे से ऐसे बिंदु दिख रहे हैं, है ना? तो ये जो द्वार कोशिकाएं होती हैं, इसी के अंदर एक क्लोरोप्लास्ट करके, देखिए क्लोरोप्लास्ट करके चीज होती है, मतलब ये बोले कि एक क्लोरोफिल जो होता है हमारी पत्तियों में जो उपस्थित रहता है, वो कहाँ होता है? वो इन द्वार कोशिकाओं में उपस्थित होता है। ये यहाँ पे छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, यही जो है इसको और पास से जब हम देखेंगे तो वो इस तरीके से दिखाई देगा। देखिए ये यहाँ पे द्वार कोशिकाएं हैं, और द्वार कोशिकाओं के अंदर ये यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे ये हरे कलर का जो वर्णक है, हरे कलर का जो रंग है, ये दिखाई दे रहा है, जो कि क्या कहलाता है? क्लोरोफिल कहलाता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल कहाँ उपस्थित होता है? द्वार कोशिकाओं में उपस्थित होता है। द्वार कोशिकाएं कहाँ होती है? रंध्र कहाँ होता है? और ये सारी चीजें कहाँ होती हैं? पत्ती में होती हैं। ये सारा, ये पूरा डायग्राम आपको समझ में आया? आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। अभी हमने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था? लास्ट लाइन क्या पढ़ी थी? लास्ट लाइन में हमने पढ़ा था कि जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो उसमें कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? उसमें ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होती है। जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तभी तो ऑक्सीजन बनती है और बाहर निकलती है। अगर ऑक्सीजन नहीं निकलेगी, ऑक्सीजन बनेगी ही नहीं, तो हम सभी जीव जिंदा कैसे रहेंगे? क्योंकि हम तो सांस ऑक्सीजन को ही हम लेते हैं ना, ऑक्सीजन के बिना तो हम जीवित ही नहीं रह सकते। तो इसीलिए कहा है कि अगर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होना बंद हो जाए, अगर ये प्रक्रिया नहीं होगी, तो पूरी पृथ्वी पर जीवन असंभव है, जीवन होगा ही नहीं, सभी धीरे धीरे मरना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि पेड़ों को कम से कम काटना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट पत्तियों में मंड या स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। अब अगर हम बात करें पोषक तत्वों की, तो हमने कई सारे पोषक तत्व पढ़े थे, लेकिन अगर पौधों में बात करें, पादपों में बात करें, तो जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो इसमें जो बनता है, जो इनका खाना बनता है, उसमें अगर हम बात करें मुख्य रूप से कौन सा पोषक तत्व होता है? वो होता है कार्बोहाइड्रेट। और ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ये स्टार्च के रूप में पौधों में संचित हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए एक नोट दिया हुआ है। इस नोट में देखिए, पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां शल्क अथवा शूल रूपी हो जाती हैं। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण जो है ऐसा नहीं होता कि सिर्फ पत्तियों के द्वारा ही होता है। देखिए यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की आपको पूरी प्रक्रिया दिखाई दे रही है ना। यहाँ पे सूरज है जो कि क्या है? ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। ये क्या देता है? ये सौर ऊर्जा देता है, ये प्रकाश देता है
है ना, ये सनलाइट जो दे रहा है, ये ऊर्जा जो दे रहा है, सौर ऊर्जा, इसका प्रयोग कौन कर रहा है? ये एक पौधा है। यहाँ पे आपको एक पौधा दिख रहा है, ये इसकी पत्तियां हैं, इस पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र हैं। ये रंध्र जो हैं ये क्या कर रहे हैं? इसके चारों तरफ जो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो CO2 गैस जो है ये ले रहे हैं और ऑक्सीजन गैस को क्या कर रहे हैं? उत्सर्जित कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। यहाँ पे देखिए पत्तियों में ये जो क्लोरोफिल है, ये भी क्या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग ले रहा है। नीचे जो हमने इस प्लांट को जल दिया था और इसके पास जो मिट्टी के पास पहले से खनिज उपस्थित थे, ये सारी चीजें तने के माध्यम से कहाँ चली गई? इन पत्तियों में। और इन पत्तियों ने ये सारी जब सामग्री इनके पास इकट्ठा हो गई तो क्या बनाया? पौधे के लिए भोजन बनाया। और वही प्रक्रिया हमारी क्या हो गई? प्रकाश संश्लेषण। अब ये तो हुआ एक नॉर्मल जो एक पौधा जैसा दिखता है उसमें। अब अगर मान लीजिए कोई पौधे की पत्तियां नहीं है या किसी पौधे में पत्तियां जो है कम है, तो फिर क्या होता है? तो देखा होगा आपने कुछ पौधों के जो ये तने होते हैं, तने वाले भाग जो होते हैं, ये भी कैसे होते हैं? हरे कलर के होते हैं। तो अगर ये भी हरे कलर के हैं तो इसमें भी क्या होता है? इसमें भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। और अगर हम बात करें जो मरुस्थल होता है, जहां पर मिट्टी कम होती है, जो रेत होती है, जहां पर मरुस्थलीय जगह, देखिए यहाँ पे लिखा होगा जहां पर जो मरुस्थलीय होती है और वहां पे जो पौधे उगते हैं वो क्या करते हैं? उन्हें आपने देखा होगा, जैसे अगर मैं बात करूं कैक्टस की, कैक्टस को और क्या बोलते हैं? शायद से नागफनी भी बोलते हैं। तो अगर हम कैक्टस के पौधे की बात करें, वो कैसा दिखता है? कैक्टस का पौधा कुछ अलग ही बन गया। कैक्टस का पौधा जो होता है वो हरे कलर का होता है और इस तरह से वो एक दूसरे से जुड़ा रहता है। और साथ में क्या होते हैं? इसमें ना छोटे छोटे से, ब्लैक तो दिखेगा नहीं, इसमें छोटे छोटे ऐसे कांटे जैसे निकले रहते हैं। किस किस ने देखा है कैक्टस? तो ये जो कैक्टस होते हैं ये देखिए ये पूरे ग्रीन कलर के होते हैं। अब इसमें क्या है? इसमें तो पत्तियां नहीं होती, तो क्या ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं करता? क्या ये अपना भोजन नहीं बनाता? अगर ये भोजन नहीं बनाता तो क्या ये जिंदा रहता? नहीं रहता। तो इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें जो इसका हरा भाग, तने का भाग होता है ना, इसमें इसके तने के भाग के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। क्योंकि इसमें क्लोरोफिल कहाँ होता है? इसमें क्लोरोफिल इसके तने में उपस्थित होता है। इसके यहाँ तने में क्लोरोफिल होता है और जिसकी वजह से क्या हो जाता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। आगे देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। ठीक है, यहां तक तो हमने देख लिया। अब इसके आगे अगर हम बात करें कि पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि पादपों में कार्बोहाइड्रेट बन गया, इन्होंने जो खाना बनाया उससे कौन से पोषक तत्वों का निर्माण किया? कार्बोहाइड्रेट का। और कार्बोहाइड्रेट क्या हुआ? स्टार्च के रूप में या फिर कहें मंड के रूप में स्टोर हो गए। लेकिन क्या सिर्फ पौधों को कार्बोहाइड्रेट की ही जरूरत होती है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। पौधों को भी अन्य पोषक तत्वों की जरूरत होती है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट के द्वारा उन खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कैसे करते हैं, उनको कैसे बनाते हैं? आइए देखिए, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पादप या फिर पौधे जो है वो कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो उसमें जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट को बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए किस किस चीजों की जरूरत होती है? कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की। तो ये सारी चीजें जो हैं जब ये मिल के ये बन जाता है तो इनका उपयोग कौन करता है? इनका उपयोग भोजन के अन्य घटक जैसे प्रोटीन और वसा बनाने में किया जाता है। अब जो कार्बोहाइड्रेट बना उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? उसी का उपयोग करके, उसी को संश्लेषित करके फिर हम और अन्य घटक जो होते हैं जैसे कि प्रोटीन है, वसा है, इनको बनाते हैं। फिर
प्रोटीन के संश्लेषण में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे आपने देखा 3 चीजें ही हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। वो जो कार्बोहाइड्रेट संश्लेषित हुआ था उससे हमें 3 चीजें मिल रही हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इनका प्रयोग करके अब हम क्या बनाएंगे, प्रोटीन और वसा। लेकिन अगर बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन के निर्माण में, प्रोटीन के संश्लेषण में हमको जरूरत पड़ती है किसकी, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन वायु में प्रचुर मात्रा में उपस्थित है, परंतु पौधे इस नाइट्रोजन का अवशोषण इस रूप में नहीं कर सकते। आपने पढ़ा है हमारे वायुमंडल में 78% जो है वो क्या होती है, नाइट्रोजन ही होती है। तो नाइट्रोजन है तो बहुत प्रचुर मात्रा में, पर जो पौधे होते हैं वो डायरेक्टली इसी रूप में नाइट्रोजन को नहीं ले सकते कि जैसे ये हमारे वातावरण में है, जैसे हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं, ये इस तरीके से नहीं ले सकते उसको। तो क्या होता है फिर, नाइट्रोजन कैसे पहुंचती होगी पौधों तक? तो उसके लिए देखिए पादप नाइट्रोजन कैसे प्राप्त करते हैं। तो अब हम यही जानते हैं कि पादपों को, पौधों को नाइट्रोजन मिलती कैसे, क्योंकि उन्हें तो प्रोटीन भी संश्लेषित करना होता है। तो ये नाइट्रोजन उन तक कैसे आती है, जब वो वातावरण की नाइट्रोजन लेते ही नहीं है तो किस रूप में लेते हैं? तो देखो बच्चों, पौधे नाइट्रोजन मिट्टी से अवशोषित करते हैं। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु, बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन को घुलनशील रूप प्रदान कर मिट्टी में उत्सर्जित कर देते हैं। अब क्या होता है कि जो मिट्टी होती है उसमें क्या होता है, मैंने बताया था उसमें कई सारे खनिज पाए जाते हैं और इन खनिज में नाइट्रोजन भी आती है। अब ये जो नाइट्रोजन होती है ये क्या करती है, ये जो है अब ये पौधों को कैसे मिलती है, मिट्टी से पौधों तक ये कैसे पहुंचती है? तो मिट्टी में अगर हम बात करें, एक जीवाणु होता है, एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है राइजोबियम। तो ये जो है ये एक बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया क्या करता है, मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन को पौधों तक पहुंचाता है। ये जो है ये मिट्टी की नाइट्रोजन को ले जाके कहां, पौधों को देता है। ठीक है, इसके और किस रूप में देता है, घुलनशील रूप में, क्योंकि गैसीय रूप में जैसे गैस है वो डायरेक्ट उनको नहीं मिल सकती क्योंकि वो तो मिट्टी के अंदर है। तो ये क्या करता है, उसको एक घुलनशील रूप में, जल जब आता है तो जल में घुल के घुलनशील रूप में क्या करता है, पौधों तक पहुंचाता है। ठीक है, कई बार किसान नाइट्रोजन युक्त उर्वरक तथा खाद मिट्टी में मिलाते हैं, जैसे कि यूरिया। अब इसके बाद कभी कभी क्या होता है, अगर किसी मिट्टी में, जैसे मान लीजिए कोई मिट्टी जो है वो इस बैक्टीरिया के अभाव में है, तो क्या होता है, तब क्या होता है कि किसान जो होता है वो अपनी मिट्टी के पोषक तत्व बढ़ाने के लिए, अगर नाइट्रोजन की कमी को उसे पूरा करना है, तो वो अपनी खाद में क्या करता है, कुछ केमिकल, कुछ रसायन, ऐसे रसायन का उपयोग करता है, ऐसे रसायन मिला देता है जिसमें नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा होती है। जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यूरिया की। यूरिया एक उर्वरक है और इस उर्वरक का क्या होता है, इसको मिट्टी में मिला दिया जाता है जिससे ये क्या करता है, ये नाइट्रोजन की जो कमी है उसको पूरा कर देता है। यूरिया पौधों के लिए आवश्यक नाइट्रोजन की मात्रा को मिट्टी में बनाए रखता है। अब यूरिया क्या करता है, मिट्टी में मिल जाता है उर्वरक के रूप में और उसका उपयोग कौन करता है, ये नाइट्रोजन की मात्रा को कंप्लीट कर देता है और फिर उस नाइट्रोजन का उपयोग पौधे आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ आया होगा। उम्मीद करती हूं कि सारे टॉपिक आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज का ये सेशन आपको कैसा लगा और कोई भी डाउट हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और ऐप पर। मैग्नेट ब्रेन्स है इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। अगर आप हमसे ई नोट्स और ई बुक्स भी लेना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हैं, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसके साथ अगर आप हमसे अदर अपडेट्स के लिए अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़े रहना चाहते हैं तो उसके लिए फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।